नमस्कार। मैं डॉक्टर नीलम चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अजमेर। आज हम एलएलबी थर्ड ईयर के फोर्थ पेपर लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ सेकंड के बारे में बात करेंगे। हमारा जो टॉपिक है वो बॉन्डेड लेबर से संबंधित है, जिसकी आज लास्ट क्लास है। एक्ट का नाम है द बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबॉलिशन एक्ट 1976, बंदित श्रम पद्धति उत्साधन अधिनियम 1976। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 6 के बारे में शुरुआत की थी, जो कि ऑफेंस के बारे में बात करता है और ट्रायल का प्रोसीजर किस तरीके से होगा। इसमें सेक्शन 16 से लेकर सेक्शन 23 तक बताया गया है। लास्ट क्लास में हमने सेक्शन 20 तक पढ़ लिया था, तो आज हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन 21 से। ऑफेंसेस टू बी ट्राइड बाय एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। अपराधों का कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा विचारण किया जाना। इस धारा के अनुसार राज्य सरकार इस अधिनियम के अधीन अपराधों के विचारण के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट को प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट या द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्रदान कर सकेगी, और ऐसी शक्तियों के प्रदान किए जाने पर उस कार्यपालक मजिस्ट्रेट को जिसे इस प्रकार शक्तियां प्रदान की गई है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के प्रयोजनों के लिए यथास्थिति प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट या द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट समझा जाएगा। इस सेक्शन के अनुसार जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, कार्यपालक मजिस्ट्रेट हैं, उनको फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं, उनकी पावर्स दी गई है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। तो जब कभी भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट इन फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट की तरह काम करेंगे, तो उन्हें फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट या सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट ही माना जाएगा। और जो प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा वो जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 है, उसी के अनुसार उनका प्रोसीजर भी फॉलो किया जाएगा। इसका जो क्लॉज 2 है उसके अनुसार इस अधिनियम के अधीन अपराध का विचारण मजिस्ट्रेट द्वारा संक्षिप्त किया जाएगा। तो यहाँ पे जो ट्रायल किया जाएगा वो समरी ट्रायल किया जाएगा। मीन्स जो कार्रवाइयाँ हैं उनको जल्दी से जल्द निपटाने की कोशिश की जाएगी। नेक्स्ट आता है सेक्शन 23, कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस, अपराधों का संज्ञान। इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक अपराध संज्ञेय और जमानतीय होगा। मीन्स जो अपना बॉन्डेड लेबर 1976 का जो एक्ट है, इसमें जितने भी ऑफेंस दिए गए हैं वो कॉग्निजेबल होंगे और वो बेलेबल भी होंगे, अर्थात उनमें बेल का प्रावधान भी रखा गया है और उसमें संज्ञान का संज्ञेय अपराध भी उन्हें माना गया है। नेक्स्ट आता है सेक्शन 23, ऑफेंसेस बाय कंपनीज, कंपनियों द्वारा अपराध। यदि इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है, तो प्रत्येक व्यक्ति जो उस अपराध के किए जाने के समय उस कंपनी के कारोबार के संचालन के लिए और उस कंपनी का भार साधक और उसके प्रति उत्तरदायी था, और साथ ही वह कंपनी भी ऐसे अपराध के दोषी समझे जाएंगे, तदनुसार अपने विरुद्ध कार्रवाई किए जाने और दंडित किए जाने के भागी होंगे। उपधारा 1 में किसी बात के होते हुए भी जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है तथा यह साबित होता है कि वह अपराध कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनाकुलता से किया गया है, उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण माना जाता है, वहाँ ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी भी इस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्रवाई किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा। इसमें नीचे एक्सप्लेनेशन स्पष्टीकरण दिया गया है, जिसके अनुसार इस धारा के प्रयोजनों के लिए कंपनी से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और उसके अंतर्गत फर्म या व्यष्टियों का अन्य संगम भी है। तो कंपनी का मतलब जो बॉडी कॉरपोरेटेड है उनके बारे में बात की गई है, और जिसमें कि फर्म भी है और दूसरे एसोसिएशंस भी आते हैं। डायरेक्टर से मतलब है फर्म के संबंध में निदेशक से उस फर्म का भागीदार अभिप्रेत है। यहाँ पे पार्टनर्स, जो फर्म का पार्टनर है
उनसे अभिप्रेत किया गया है। नेक्स्ट इसमें आता है जो चैप्टर 7 अध्याय 7 जो कि मिसलेनियस है, ये अंतिम अध्याय है इसका। इसमें सेक्शन 24 टू सेक्शन 27 तक बताया गया है। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग सेक्शन 24 के बारे में। प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ कि सद्भावना पूर्वक की गई कार्रवाइयों के लिए संरक्षण। इस धारा के अनुसार इस अधिनियम के अधीन सद्भाव पूर्वक की गई या की जाने के लिए आश्रित किसी बात के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्रवाई राज्य सरकार के अथवा राज्य सरकार के किसी अधिकारी के या सतर्कता समिति के किसी सदस्य के विरुद्ध नहीं होगी। सेक्शन 25 जुरिस्डिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट्स बार्ड। सिविल न्यायालयों की अधिकारिता का वर्जन। किसी भी सिविल न्यायालय को किसी ऐसे विषय के बारे में अधिकारिता नहीं होगी जिसे अधिनियम का कोई उपबंध लागू होता है, और किसी सिविल न्यायालय द्वारा किसी ऐसी बात के बारे में कोई आदेश नहीं दिया जाएगा जो इस अधिनियम के अधीन की गई है या की जाने के लिए आश्रित है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो सिविल कोर्ट्स हैं उनको बॉन्डेड लेबर से रिलेटेड किसी भी मामले में जुरिस्डिक्शन नहीं दिया गया है। इसमें जो जुरिस्डिक्शन होगा वो जो सतर्कता समितियां होंगी उनको होगा, और उनके साथ ही कार्रवाइयों से संबंधित जो बातें होंगी वो जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगा वो एंटरटेन करेगा, जिसको कि क्लास 1 और क्लास 2 जुडिशियल मजिस्ट्रेट की पावर्स स्टेट गवर्नमेंट द्वारा दी जाती है। नेक्स्ट आता है सेक्शन 26 पावर टू मेक रूल्स। नियम बनाने की शक्ति। केंद्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम राजपत्र में अधिसूचना द्वारा बना सकेगी। दूसरा, विशिष्टता और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात वह प्राधिकारी जिसको धारा 6 की उपधारा 4 के या उपधारा 5 में निर्दिष्ट संपत्ति के कब्जे की वापसी के लिए उस धारा की उपधारा 6 के अनुसरण में आवेदन किया जाना है, वह समय जिसके भीतर संपत्ति के कब्जे की वापसी के लिए धारा 6 की उपधारा 6 के अधीन आवेदन विहित प्राधिकारी को किया जाना है। इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम के उपबंधों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए सतर्कता समितियों द्वारा धारा 14 की उपधारा 1 के खंड कै के अधीन उठाए जाने वाले कदम कोई अन्य विषय जो विहित किया जाना है या किया जा सकता है। इस अधिनियम के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष जब वह सत्र में हो 30 दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा 2 या अधिक अनुक्रमिक सत्रों में पूरी की जा सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त अनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात वैसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात वह निष्प्रभावी हो जाएगा। किंतु नियम के ऐसे प्रवर्तित या निष्प्रभावित होने से उसके अधीन की गई पहले अगर कोई कार्रवाई की जाती है तो उसकी विधि मान्यता पर, उसकी वैलिडिटी पर किसी भी प्रकार का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो एक तरीके से हम लोग देखते हैं कि जो बॉन्डेड लेबर है उससे संबंधित जो नियम बनाने की शक्ति है वो सिर्फ केंद्र सरकार के पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। लास्ट सेक्शन है सेक्शन 27 रिपील एंड सेविंग निरसन ऑन व्यावृत्ति। बंदिश श्रम पद्धति उत्साधन अध्यादेश 1975 इसके द्वारा निरसित किया जाता है। मीन्स जो इससे पहले जो एक्ट था 1975 का द बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबॉलिशन ऑर्डिनेंस 1975 इज़ हियर बाय रिपील्ड, मतलब इस एक्ट के द्वारा जो 75 का ऑर्डिनेंस था वो ख़त्म कर दिया गया है। दूसरा, ऐसे निरसन के होते हुए भी यह है कि उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्यवाही जिसके अंतर्गत कोई प्रकाशित अधिसूचना किया गया कोई निर्देश या नामनिर्देशन प्रदत्त शक्ति अधिरोपित कर्तव्य या विनिर्दिष्ट अधिकारी भी है, इस अधिनियम के
तत्संस्थाई उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी। मीन्स कि 1975 का जो ऑर्डिनेंस था, अगर उस ऑर्डिनेंस के फॉलो करते हुए अगर किसी भी प्रकार का कोई आदेश दिया गया है, कोई विज्ञप्ति मतलब कोई सूचना प्रकाशित की गई है या किसी व्यक्ति पर कोई दायित्व दिया गया है, तो वो सभी वैलिड होंगे और ये माना जाएगा कि वो 1975 के ऑर्डिनेंस से नहीं, वो 1976 का जो एक्ट है उसके द्वारा वह सब किया गया है। इसी के साथ आज हमारा ये एक्ट ख़त्म होता है। धन्यवाद।